जय हिंद। एक कारोबारी बड़ा बिजनेसमैन जिसका करोड़ों में बिजनेस चलता है, वो अचानक से एक लाल नीली बत्ती में चलने वाले गनर के साथ रहने वाले एक कथित आईएएस अधिकारी के संपर्क में आ जाता है। संपर्क में आने के बाद जब दोनों के बीच में मुलाकात होती है तो ये कथित आईएएस अफसर इस बिजनेसमैन को कहता है कि आपकी तो अभी उम्र भी है, आप सरकारी अफसर बन सकते हैं, आप क्यों नहीं सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते, और इसके लिए आपको एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं, दूसरा वैकल्पिक रास्ता चुनिए और इसके साथ ही मैं बिजनेस में भी आपकी बड़े स्तर पर मदद कर सकता हूं, जिससे आप करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए बना सकते हैं। व्यापारी को लालच आ जाता है। इसके बाद तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया यह कथित आईएएस अफसर इस व्यापारी से मांग लेता है। जब 5.5 करोड़ रुपया दिया जाता है, उसके बाद जो सच निकलकर सामने आता है, व्यापारी बेहोश होने वाला हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और वहां के वसुंधरा के सेक्टर 15 में, जहां पर अंजार अहमद नाम का एक कारोबारी अपना बिजनेस काफी अच्छे से चला रहा था, पर वो लगातार कोशिश करता रहता कि मैं कैसे और ज्यादा आगे बढ़ूं। इसके लिए वो नए नए लोगों से मिलता, उनसे सीखता और नए नए लोगों के संपर्क में आता। अब एक दिन वो अचानक से कहीं किसी काम से गया, वहां पर वो देखता है कि एक व्यक्ति अपनी सरकारी गाड़ी से उतरता है जिस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के साथ गनमैन भी है और पूरा रुतबा जैसा एक आईएएस अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट का होता है, वो रुतबा इस व्यक्ति का था। अब इसे देखकर अंजार नाम का ये व्यक्ति काफी इंप्रेस हो जाता है। हालांकि वो बातचीत करना चाहता था पर शुरुआत में काफी हिचकिचाता है। अब थोड़ी देर बाद अचानक से कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों की हाय हेलो होती है और उसके बाद इंट्रोडक्शन होने लगता है। अंजार अहमद अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सर, मैं एक कारोबारी हूं, एक बिजनेसमैन हूं, कुछ अलग अलग एरियाज में मैं बिजनेस कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा कारोबारी नहीं हूं, मगर इतना है कि मैं अपना घर अच्छे से चला लेता हूं। वहीं दूसरी तरफ से जो एक कथित अधिकारी होता है, ये अपना इंट्रोडक्शन देता है एक सीनियर आईएएस अधिकारी के तौर पर। नाम बताता है प्रदीप शर्मा। अब प्रदीप को मिलकर अंजार काफी खुश था और इसके साथ ही दोनों के मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हुए और प्रदीप ने अंजार को कथित तौर पर यह भी कहा कि भविष्य में हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, आपको कभी भी मेरी किसी तरह की कोई जरूरत हो तो मुझे कभी भी याद कर लीजिएगा। अब जैसे ही प्रदीप से अंजार मिलता है, उसके बाद वो ना सिर्फ इंप्रेस होता है बल्कि वो अपने घर में भी इसका जिक्र करता है कि मैं एक सीनियर आईएएस अधिकारी से मिला, पर जो पर्सनैलिटी, जो स्वभाव मैंने उनका देखा शायद और किसी व्यक्ति का नहीं होता। उनका रुतबा अपनी जगह, ठाठ बाट अपनी जगह, पर ये सब अलग रखते हुए ये कथित आईएएस अधिकारी स्वभाव में बेहद ही अच्छा व्यक्ति मालूम देता है। अब इसके बाद अंजार ने आए दिन कोई त्योहार आता तो त्योहार पर मैसेज एक्सचेंज हो जाते, वो इस कथित आईएएस अधिकारी को मैसेज भेजता, वहां से ये आईएएस अधिकारी अंजार को मैसेज रिप्लाई किया करता। तो ये दोनों एक दूसरे को त्योहार के मौके पर बधाई संदेश दे दिया करते थे। इसके साथ ही कभी एक दूसरे का हालचाल भी जान लिया करते थे। फिर धीरे धीरे दोनों की आपस में फोन पर बातें शुरू हुई। अब ये कथित आईएएस अधिकारी एक दिन अचानक बातचीत के दौरान अंजार से कथित तौर पर कहने लगता है कि आप बेसिकली अपने बिजनेस को एक्सपेंड क्यों नहीं करते। तो अंजार कहता है कि सर, मैं सोच तो रहा हूं पर कोई मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रही जिस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। अब कथित तौर पर यह आईएएस अधिकारी अंजार को यह कहता है कि आप सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कीजिए, आपकी उम्र भी है और अच्छी नौकरी में अगर आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको शायद बिजनेस पर इतना ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपकी गृह मंत्रालय में सीनियर पद पर नौकरी लगवा सकता हूं। कथित तौर पर इस सीनियर कथित
आईएएस अधिकारी ने अंजार को कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवाने में जो मदद करूंगा वो ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं, बल्कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा पुश करना होता है। टैलेंट तुम्हारे अंदर है, पर इसके लिए तुम्हें खर्चा करना होगा। अब बातचीत यही नहीं रुकती। ये कथित आईएएस अफसर अंजार को यह भी कहता है कि तुम एक तरफ तो सरकारी नौकरी पकड़ लो, दूसरी तरफ तुम बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करो। जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें से जो अच्छे विभाग हैं वहां पर अपनी टैक्सी खरीद के, गाड़ी खरीद के उन्हें महीने के रेंट पर लगा दो। अब महीने की एक मुश्त रकम सरकारी विभाग से तुम्हें आ जाया करेगी, और सरकार के पास जो भी पैसा आपका होता है वो थोड़ा सा लेट जरूर मिलता है, पर सरकार के यहाँ जो रकम है, पैसा है, वो कभी मरता नहीं है। अब ये बात अंजार को समझ आती है कि अगर आगे बढ़ना है तो दो एस्पेक्ट से बढ़ना है। एक तो सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया बात है, और दूसरा साथ में बिजनेस को भी आगे एक्सपेंड करना है, वो भी सरकारी विभागों, मंत्रालयों में अपनी गाड़ी खरीद कर लगा दी जाए, उसके जरिए बड़े स्तर पर पैसा कमाया जाए। अब इसके बाद अंजार अहमद कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी से पूछता है कि सर, मैं इन दोनों डायरेक्शंस में काम करने के लिए तैयार हूं। एक तो मुझे भी ये भाग गया है कि मुझे कोई सरकारी नौकरी, कोई अधिकारी की नौकरी अगर मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाए। दूसरी बात कि मैं अपने बिजनेस को भी ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहता हूं जैसे आप बता रहे हैं। अब इसके बाद ये पूछता है कि सर मुझे बताइए कि अगर मैं ये करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूं। अब ये कथित आईएएस अधिकारी अंजार अहमद नाम के इस शख्स को कथित तौर पर कहता है कि इसके लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में मेहनत करनी है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। अंजार पूछता है कि सर बताइए क्या, किस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है। ये आईएएस अधिकारी कथित तौर पर अंजार को कहता है कि आपको तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब इसमें एक तरफ तो आपको गृह मंत्रालय में बड़े पद पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, दूसरा आपकी जो गाड़ियां हैं वो कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में मैं लगवा कर दूंगा, जिसे महीने के लाखों रुपया एक दो गाड़ियों से ही आप कमा लेंगे। अगर आप बड़े स्तर पर गाड़ियां इस तरह से मंत्रालयों में, विभागों में लगाते हैं तो आपका तामझाम करोड़ों रुपए का महीने का हो जाएगा। अब ये बात जब अंजार सुनता है वो खुश हो जाता है, मगर 5.5 करोड़ रुपए की रकम जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, बल्कि काफी बड़ी थी। अंजार ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए, पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके लिए भी समय चाहिए। समय ले लेता है। अब इसके बाद घर में जिक्र करता है, दोस्तों से जिक्र करता है। सभी कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, पर व्यक्ति सही होना चाहिए जिसके माध्यम से तुम पैसा खर्च कर रहे हो। इसके बाद अंजार कुछ लोगों से उधार लेता है, पैसे उधार ले लेता है। कुछ पैसे उसके पास अपने आप पड़े होते हैं और धीरे धीरे करके वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है। 5.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के बाद वो फिर से सोचता है कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, और वो अपने आप से कन्विंस हो जाता है। और उसके बाद सीधा इस कथित आईएएस अधिकारी को कथित तौर पर फोन लगाता है कि सर मेरे पास तो 5.5 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट हो गया है, अब आप बताइए कि कहां पर, कब आपसे मुलाकात हो, कब आपको ये पैसे दिए जाएं और कब तक आप मेरे ये दोनों काम करवा देंगे। अब ये कथित आईएएस अधिकारी कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे पैसे दीजिए, मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा, कुछ दिनों का समय लगेगा, बल्कि कुछ महीने भी लग सकते हैं, पर आपका ये काम 100% हो जाएगा। और अंजार को पूरा यकीन प्रदीप के ऊपर आ चुका था। उसके बाद मिलने का समय और तारीख तय हो जाती है, जगह तय हो जाती है, और उसके बाद फाइनली मीटिंग होती है। काफी गर्मजोशी से दोनों मिलते हैं। 5.5 करोड़ रुपया अंजार अब प्रदीप नाम के इस कथित आईएएस अधिकारी को थमा देता है। उसके बाद अंजार नाम का ये कारोबारी पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाता है। अब वो सपने देखने लगता है कि अब जल्द से जल्द एक तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो भी अच्छे पद पर लगेगी। अब धीरे धीरे करते हुए 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं। अंजार अभी भी इंतजार में है कि प्रदीप शर्मा नाम के इस कथित आईएएस अफसर का मुझे फोन आएगा, पर महीना बीत जाता है और तकरीबन 1.5-2 महीने का समय हो जाता है, कोई फोन कॉल नहीं आया। इसके बाद अंजार ने मैसेज किया तो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, और अंजार ने सोचा कि शायद साहब कहीं बिजी होंगे। उसके बाद वो एक दिन किसी बहाने से इस कथित आईएएस अफसर प्रदीप को फोन लगा लेता है, और फोन जब लगाता है तो वहां से दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठाता। अब वो बार बार 2-4 बार ट्राई करता है पर फोन नहीं उठाया जाता। उसको लगता है कि शाम को फिर ट्राई करेंगे।
शाम को दोबारा ट्राई करता है, अगले दिन ट्राई करता है, पर उसका फोन उठाया नहीं जाता, बल्कि अब फोन स्विच ऑफ जाने लग जाता है। अब अंजार को हो जाती है टेंशन। उसके बाद वो व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देता है कि जैसे ही साहब का फोन स्विच ऑन होगा वो मेरा मैसेज पढ़ लेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे। अब वो इंतजार करने लग जाता है रिप्लाई करने का, पर मैसेज तो डिलीवर हुआ ही नहीं था। कुछ समय बाद ये कथित आईएएस अफसर मैसेज भी पढ़ लेता है, पर फिर भी अंजार को कोई जवाब नहीं देता। अब उसे टेंशन होने लगती है। वो अपने घर में जिक्र करता है, पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से कह नहीं पाता, क्योंकि उसे अब अपनी बदनामी का भी डर था। फिर भी वो काफी समय इंतजार करता है और अब उसे लगता है कि अगर मैं पुलिस में भी जाऊंगा तो एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ पुलिस वाले भी मेरी गुहार नहीं सुनेंगे। अब अंजार इतना तो समझ चुका था कि मामले में कोई झोल है, कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ी है, पर अब वो जाए तो किसके पास जाए। इसके बाद उसे एक व्यक्ति सलाह देता है कि तुम सीधा कोर्ट की शरण में जाओ और कोर्ट ही पुलिस को सीधे डायरेक्शन दे सकती है कि इस मामले में मुकदमा रजिस्टर किया जाए। अब अंजार जब पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, वो माननीय अदालत की शरण में जाता है और अपने पूरे मामले को बयान करता है कि किस तरह से वो इस कथित आईएएस अधिकारी के संपर्क में आया और उसने नौकरी और सरकारी विभागों में गाड़ी लगाने के लालच में 5.5 करोड़ रुपए इस व्यक्ति को थमा दिए। अब अदालत में जब ये शिकायत अंजार अपनी देता है, उसके बाद माननीय अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर रजिस्टर की जाए। पुलिस फाइनली इस मामले पर एफआईआर रजिस्टर करती है भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत। इसके साथ ही बाद में जब इंदिरापुरम के एसीपी स्वतंत्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बताया कि इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। विवेचना अधिकारी को विवेचना करने के लिए कहा जा चुका है। विवेचना में जो कुछ भी सामने आएगा उसी के अंतर्गत अगली कार्रवाई की जाएगी। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के इंप्रेशन में ना आए जो अपने आप को एक बड़ा ब्यूरोक्रेट या पावरफुल या किसी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बता रहा है या जता रहा है और उसकी एवज में आपसे पैसे मांग रहा है या किसी प्रकार का कोई फेवर मांग रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोई भी सरकारी काम, चाहे वो नौकरी हो चाहे और कोई काम हो, उसके लिए रिश्वत देना या लेना दोनों जुर्म है और ये पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। इसलिए अगर आप रिश्वतखोर अधिकारी को जिम्मेवार ठहराते हैं तो वही रिश्वत देने वाले आम व्यक्ति भी जिम्मेवार है। एक जिम्मेदार नागरिक बने। और अगर कोई व्यक्ति आगे से आपके सामने ऐसा आता है जो अपना इंप्रेशन झाड़कर पैसे मांगने की कोशिश करता है या आपकी नॉलेज में भी ये बात आती है, तो इसके लिए आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।